एंड वेलकम टू द क्लास बंक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, एज यू नो कि ये 2020 में आई थी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, कैसे प्रोसेसेस होती हैं, तो पॉलिसीज़ का कैसे ठीक है इनकलकेट करते हैं लोग, और कैसे ये ड्राफ्ट होके कैसे ये हमारे जो है एक्ट बनता है, थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखो 1947 में क्या हुआ, हमारा भारत आज़ाद हुआ। जैसे ही हमारा भारत आज़ाद होता है तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं। अब वो चैलेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि हमें अब अलग अलग सेक्टर्स में काम करना है, जैसे इंडस्ट्री के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, ठीक है, हेल्थ के सेक्टर में, ठीक है, फिर आईटी के सेक्टर में। तो अलग अलग सेक्टर्स में हमें काम करना है। तो उसमें सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है एजुकेशन। ठीक है, अब जो एजुकेशन है, तो अब एजुकेशन पे हमें कैसे जाना है 1947 के बाद, इसमें क्या होता है, सर्टेन कमिटीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिकमेंड करती हैं। किसको रिकमेंड करती हैं, वो करती हैं गवर्नमेंट को रिकमेंड, ताकि वो बताती हैं। अब इस रिकमेंडेशंस और इस कमिटीज़ में कौन कौन लोग होते हैं, इस कमिटीज़ में होते हैं जो होते हैं प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ कौन सी, जो एक्सपीरियंस रखती हैं उस फील्ड में, जो आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनने उस फील्ड में काम करा होता है। तो उसके आधार पे जो भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्ट पर्सन होता है, तो उस वो क्या करते हैं, उनके नाम पे कमेटी रखी जाती है, कमेटी होती है, और वो क्या करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं किसको, गवर्नमेंट को। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे पहले कमेटी आती है वो आती है 1948 में और 49 में, जिसे हमने कहा यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसके चेयरमैन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सॉरी। ठीक है, अब इन्होंने ये पहली कमेटी दी। उसके बाद इस कमेटी में सर्टेन रिकमेंडेशंस आई, उनकी रिकमेंडेशंस पे क्या बनी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे पहली कमेटी कौन सी थी, उसके चेयरमैन कौन थे, और वो किस ईयर में आई थी। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में ये आई थी हमारी 1952-53 में। इसके चेयरमैन थे एएल मुदालियार। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर आई 1964-66 में नेशनल एजुकेशन कमीशन। इसको दिया था कोठारी जी ने, डीएस कोठारी, डॉक्टर डीएस कोठारी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये आपको 3-4 कमिटीज़ हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। अब जो कहानी चालू होती है वो चालू होती है हमारी 1968 में। 1968 में जब फर्स्ट हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, पूरे नेशनल उसमें कौन सी, नेशनल एजुकेशन एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये आई 1968 में। ठीक है, फिर सेकंड आती है हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, वो आती है 1986 में। फिर आती है 2016 में, जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है 2014 में। उसके बाद जो है हमारे सुब्रमण्यम कमीशन रिपोर्ट आती है, ठीक है, टीएसआर सुब्रमण्यम की 2016 में। उसके बाद आती है 2019 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ये किसने दी थी, कस्तूरी रंगन ने। इन्हीं के बेसिस पे ये इसके चेयरमैन थे। और यहीं पे हमारी आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020 में। कब, जुलाई 2020 में। क्लियर। अब जो हमारी जो पॉलिसी थी, जो गवर्नमेंट को 2019 में कस्तूरी रंगन ने क्या करा, अपनी क्या दी, रिकमेंडेशंस दी कि भाई जो एजुकेशन है उसमें हमें सर्टेन क्या करने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ताकि हम जो है टाइम के साथ जो है स्टूडेंट्स में वो जो डिमांडेड स्किल्स हैं, वो डिमांडेड जो स्किल्स हैं उसको क्या कर सके, उसको इनकलकेट कर सकें। ठीक है, तो सर्टेन और बहुत सारे जो लेकुनास थे, लेकुनास मतलब कोई जो भी बहुत सारे चैलेंजेस थे या कमीज थी, उसको क्या करना है, उसको रिफॉर्म करके, उसको इम्प्रूव करके क्या करना है, हमारी जो रिसेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उन चीज़ों को क्या करना है, बच्चों में इनकलकेट करना है। क्लियर हुई ये चीज़। तो ये 2019 में दी, और इसी के आधार में हमारी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन जाती है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमें समझ में आया कि कैसे जो है कस्तूरी रंजन जी की रिपोर्ट में हमने इसके आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नींव रखी। क्लियर। अब थोड़ा सा ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो एक इंडिया का ना जो एक लैंडमार्क एजुकेशन फ्रेमवर्क था, कौन सा, एजुकेशन फ्रेमवर्क। अब ये जो फ्रेमवर्क था, ठीक है, इसने कौन सी वाली पॉलिसीज़ को रिप्लेस करा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी हमारी 1986 की पॉलिसी। ठीक है, उसको रिप्लेस करा, ताकि हम क्या कर सकें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम क्या कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें। क्लियर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि तो किसको रिप्लेस करके करा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 1986 की पॉलिसी थी, उसको हमने एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको रिप्लेस करा, और हम लेके आए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें सिर्फ जो एजुकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ स्कूल की एजुकेशन ही नहीं कंसिडर करी जाएगी, इसमें हायर एजुकेशन की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब ठीक है, हायर स्कूल्स लिख दिया, सॉरी, हायर एजुकेशन,
ठीक है। तो मतलब स्कूल प्लस हायर एजुकेशन की बात करी। अब इसमें कुछ सारी चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली तो कौन सी, अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए अफोर्डेबिलिटी, कि भाई सब सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। दूसरा है इक्विटी की बात करते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लेटर फेज में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए पॉलिसी लेके आए। अब बात आती है कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देख लिया, अब इस पॉलिसीज़ के हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं। तो क्या है, पहले तो लेके आइए 5333 5+3+3+4 एजुकेशन स्ट्रक्चर। तो हमारा जो इनिशियल स्टेज में एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा था, वो था 10+2, ठीक है, ऐसे करके 10+2 स्ट्रक्चर था। बट अभी कैसा हो गया, 5+3+3+4, तो हम इसको एजुकेशन स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, 5+3+3+4 में जैसे 5 ईयर्स का हो गया, तो मतलब 0 से 3 तक बच्चा साल का होगा, तो उसके बाद जब थर्ड में आएगा तो FLN, मतलब FLN निपुण भारत। तो FLN क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है कि फंडामेंटल लर्निंग बेसिक न्यूमरेसी। तो ठीक है, हम इसमें ये सारी चीज़ें देखते हैं, इसको मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अभी अब इसको समझो कि हमें बच्चों के क्या है, फंडामेंटल को इनहेंस करना है, प्लस उनकी लिटरेसी, ठीक है, प्लस उनकी न्यूमरेसी न्यूमरेसी इन चीज़ों को इनहेंस करना है, मतलब रीडिंग राइटिंग प्लस बेसिक मैथ स्किल्स। यहाँ से हम चालू कर देंगे, कहाँ से, और इसकी हेल्प के लिए लिया हमने कौन सा, निपुण भारत, एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस अभी यहाँ पे इतना समझो। ठीक है, फिर तो जब बच्चा 3 साल का होगा, जैसे ही वो स्कूल में जाएगा, तो उसमें इन चीज़ों पे हम फोकस करना चालू करेंगे, कहाँ से, 5 साल तक के लिए। तो 3 से 8 ईयर्स, तो मतलब 3, 4, 5, 6, 7 और 8 साल तक। ठीक है, तो पहले जो होंगे, पहले जो 3 साल होंगे, ठीक है, मतलब 3 ईयर्स, 3, 4, 5, इसमें हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। और जो बाकी के इसमें से 2 ईयर होंगे, उसमें 6th और 8th ईयर में जब वो बच्चा 6 और 8 साल का हो जाएगा, तो हम तब वो क्लास फर्स्ट और सेकंड में आ जाएगा, उसकी हम फाउंडेशनल स्टेज हम और इनहेंस और डेवलप करेंगे। अब जो पहले 3 साल होंगे, ठीक है, मतलब 3 से लेके 5 साल तक, 3 से 4, 4 से 5, 5 से, ठीक है, 6। तो अब जब ये इसमें क्या होगा, हम FLN पे एनहेंस कर दिया हमने, ठीक है, फाइनेंशियल रीडिंग राइटिंग और बेसिक मैथ स्किल। फिर हम आते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो मतलब अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें हम कहते हैं प्री स्कूल। ठीक है, ये प्री स्कूल्स भी होंगे, जिसे हमने गवर्नमेंट ने नाम दिया बाल वाटिका प्ले वे। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, अर्ली चाइल्डहुड वाली केयर, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को खेलते हैं ना नर्सरी प्री नर्सरी वाली चीज़ें, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी, जिससे हमने कहा बाल वाटिका प्ले स्कूल। और जो आखिरी के 2 साल होंगे 5 में से, ठीक है, उसमें हम फाउंडेशनल स्टेज इन चीज़ों पे और इनहेंस और डेवलप करेंगे। क्लियर। अब आता है हमारा कौन सा, ये वाला 3। देखो फिर आता है, मतलब अब बच्चा 8 साल का हो गया, अब 8 के बाद कौन सा हो गया, 8 से 11 तक, तो मतलब 8, 9, 10 एंड 11, तो ये 3 साल हो गए। ठीक है, अब इन 3 सालों में क्या देखेंगे, तो बच्चा कौन सी क्लास में आ जाएगा, क्लास 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, ये स्टेज हो गई हमारी प्रिपरेटरी स्टेज। अब इसमें हम जो स्किल्स है और उसको इनहेंस करेंगे। ठीक है, इसी पे काम चलेगा। फिर जैसे 3 स्टेज आएंगी, वो आ जाएगा बच्चा 6th, 7th एंड 8th क्लास में, ये हो गई हमारी मिडिल स्टेज। फिर आती है हमारी 4th, जो 4 ईयर्स की बात करी थी, तो इस एज में 14 से 18 ईयर्स का हो गया, मतलब एडल्ट हो जाएगा 18th में। तब तक हमारी कौन सी स्टेज रहेगी, 9th, 10th, 11th एंड 12th, 4 साल के लिए, ये हो गई हमारी सेकेंडरी स्टेज। उसके बाद आता है हमारा हायर एजुकेशन का। फिर हायर एजुकेशन कितने साल की हो गई हमारी, 4। ठीक है, तो 18 से 23 तक 5 ईयर्स या 4 ईयर्स, जितने में भी मतलब हायर एजुकेशन की डिग्री होगी, तो वो हो गई हमारी हायर एजुकेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मैं समझाता हूँ। पहली चीज़ तो कि जो स्टेजेस जो मैंने आपको बताई, 5th, 3rd एंड +4, तो जो पहली वाली है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फाउंडेशनल स्टेज। ये आपको पता होनी चाहिए, ये नाम पूछे जाते हैं। फिर 3rd जो सेकंड स्टेज होगी, उसको कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, जो अगली 3rd होगी उसे हम कहेंगे मिडिल स्टेज। फिर जो 4 वाली होगी उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। तो कौन कौन सी हो गई हमारी, एक तो फाउंडेशनल, ठीक है, दूसरी हो गई हमारी प्रिपरेटरी, तीसरी हो गई मिडिल एंड चौथी हो गई हमारी कौन सी, सेकेंडरी। क्लियर। अब इन स्टेजेस के कुछ इन जो टारगेट्स हैं ना, ये हमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये वाले जो टारगेट्स हैं, इसको हमें कंप्लीट करना 2030 तक 100% तक। ठीक है, 100% हमें ये पूरे देश में लागू करना है 2030 तक। क्लियर हुआ। और जो हायर एजुकेशन का टारगेट है वो हमारा है 50% 2023 तक। क्लियर, इतना समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्या डिस्कस कर रहे थे, फीचर्स, तो उसी को हम कंटिन्यू करते। फिर बात आती है कि मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जो क्लास 5 तक के बच्चे होंगे ना, उसमें क्या होगा, हम मदर टंग में ही सिखाएंगे। ठीक है, मदर टंग्स में ही इंस्ट्रक्शन देंगे क्लास 5 तक के बच्चे के। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये पहला। ठीक है, फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो देखो जो हमारा ABC होता है, मतलब ABC मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसको समझो। जो ये बैंक है ना, ये हमारा कौन सा बैंक है, ये डिजिटल बैंक है। ठीक है, ये डिजिटल बैंक है। अब ये डिजिटल बैंक किसका है, इसमें मनी सेव नहीं होता।
ठीक है, इसमें क्या सेव होता है, जो आपकी स्टडी होगी ना उसका क्रेडिट सेव होगा, ठीक है, उसके क्रेडिट्स कुछ मिलते हैं, वो आप इसमें क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जैसे कि आपने क्रेडिट कुछ कॉलेज में पढ़ाई करी, ठीक है, या फिर ऑनलाइन कोर्स लिया, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स लिया, और उससे जो भी क्रेडिट जनरेट हुआ उसमें उसमें आपने क्या करा, उसको आपने एबीसी बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सा बैंक हो गया, हमारा एबीसी बैंक हो गया, जिसमें आप क्या डिपॉजिट करते हो, आप डिपॉजिट करते हो एबीसी, ठीक है। अभी आपको पूरी तरह क्लियर नहीं होगा, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, सिंपल देखो, आप एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। मानो कि एक बंदा है जिसका नाम है रवि, ठीक है, रवि ने अपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिए और उसने करा बीए, ठीक है, और इस बीए में उसने अर्न करे 40 क्रेडिट्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये भाई क्रेडिट क्या होते हैं, है ना, यही क्वेश्चन आया ना, ये क्रेडिट किस चीज़ का नाम है। देखो क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट वो होता है कि आप जितने एक पॉइंट्स होते हैं ये, अब ये पॉइंट्स जो है आप कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना एफर्ट डालते हो, ठीक है, वैसे पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि आपने कितनी क्लासेस करी या सेल्फ स्टडी हो गई, ठीक है, तो ये इससे शो करेगा, उससे आपको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन यही तो आता है भाई, मेरे को तो नहीं पता ना वो किस चीज़ पे कितना क्रेडिट मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो मेरे जो जहाँ तक है कि एनईपी की 2020 के उससे अकॉर्डिंगली ये क्रेडिट मिलते हैं कि जैसे मान लो एक क्रेडिट आपको मिलेगा कि अगर आपने 30 आवर्स का क्या करा, आवर्स ऑफ लर्निंग कर ली, तो एक क्रेडिट आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने 3 आवर्स कर लिए तो अकॉर्डिंगली इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो सॉरी 3 आवर्स करे या आपको 3 क्रेडिट मिले तो आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपने कितने लेक्चर अटेंड करे, या आपका ट्यूटोरियल्स कितने हुए, या आपने प्रैक्टिकल कुछ करा होगा, ठीक है, साथ ही साथ आपने कुछ सेल्फ स्टडी भी करी होगी, तो वो सारे क्रेडिट आपको अकॉर्डिंगली वैसे मिलते हैं। तो आई होप मेरे को आप ये समझ में आ गया होगा आपको क्या एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो मदर टंग समझ गए, ये समझ गए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, मतलब जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जैसे जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी में जल्दी सीख जाते हैं, तो उनके लिए एज अ गिफ्टेड एजुकेशन सिस्टम को रखा गया है। एमफिल कोर्सेज डिसकंटिन्यूड कर दिए गए हैं, ठीक है, जो एमफिल पेपर्स होते हैं उसको भी डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन एंड इंटर्नशिप फ्रॉम स्टैंडर्ड 6, तो क्लास 6 से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि वोकेशनल एजुकेशन एंड इंटर्नशिप कब से देना चालू करेंगे, तो क्लास 6 से ये आपको देखेंगे, देना चालू करेंगे, ठीक है। और वो जो देंगे स्किल्स आपको सिखाएंगे, तो वो स्किल्स जो है ना वो रिलेवेंट होगी, ठीक है, जो हमारा कॉन्टेम्प्रेरी सिनेरियो है और जो भी कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिक्स्ड कॉलेज फीस होगी, ये नहीं कि भाई एक कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस चल रही है दूसरे में बहुत कम चल रही है। मान लो अगर बीए की फीस 5,000 है तो वही फीस सेम कॉलेज में भी, सॉरी दूसरे कॉलेज में भी वही रहेगी, ठीक है। 50% को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2030, तो ये भी उनको ये एक टारगेट है जो इनको इंप्रूव करना है, कितना 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। फिर कॉमन कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट, जैसे सीयूईटी होता है ना, ठीक है, वो पहले एक बार ही होता है साल में, लेकिन अब इसको 2 बार कराया जाएगा। कौन कराएगा, एनटीए, तो ये भी बोला गया, जिसे कहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो इसके लिए कराया जाता है आपके स्कूल्स सॉरी कॉलेज में एंट्रेंस के लिए। फिर आता है बोर्ड एग्जाम ईजी है। अब पहले क्या होते थे, बोर्ड्स काफ़ी टफ होते थे, ठीक है, अब उसको सिंपल करने की बात करी गई है इसमें। नो सेपरेट ऑफ आर्ट कॉमर्स साइंस, इन सबको सेपरेट अलग नहीं होंगे, एक ही में होंगी चीज़ें। तो क्या है, ताकि मल्टी डायमेंशनल नॉलेज दी जा सके। फिर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 3 से आप स्कूलिंग एज चालू कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है क्या करे गए हैं, इंक्लूड करे गए हैं, ठीक है। आपको समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी थी जिसमें रिकमेंडेशंस दिए गई कस्तूरी रंगन जी के द्वारा, ठीक है, वो कौन कौन सी थी, आरटी फ्रॉम राइट टू एजुकेशन फ्रॉम स्कूल एज 3 ऑनवर्ड, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जब आपकी एज 3 हो जाएगी बच्चों की तो वो क्या है उस तब से पढ़ सकते हैं टिल 12th तक, ठीक है। इंटीग्रेट प्राइमरी स्कूल्स फ्रेमवर्क फ्रॉम 3rd to 8th, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो FLN वाला कॉन्सेप्ट है तो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है और प्राइमरी स्कूल फ्रेमवर्क 3 से 8 से डेवलप हो जाएगा। फिर आंगनवाड़ी प्री स्कूल, इन दोनों को आपस में लिंक करा जाएगा, आंगनवाड़ीज और प्री स्कूल को, ठीक है। लिंक किससे लिंक करा जाएगा, टू प्राइमरी स्कूल्स, इन प्राइमरी स्कूल्स से जितने भी गवर्नमेंट के या प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको आंगनवाड़ी और किससे प्री स्कूल्स को किससे लिंक करा जाएगा, आपका प्राइमरी स्कूल से, ठीक है। फिर यहाँ फोकस ऑन प्ले एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा। MHRD टू इंश्योर एजुकेशनल एक्सपेक्ट, तो MHRD इसको भी देखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ये किसको देखेगी, एजुकेशनल एक्सपेक्ट को भी देखेगी। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट
बेसिकली इसमें सोचा गया है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 की, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाएगा किसका, जो बच्चे का डेवलप करा जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे करा जाएगा, फिजिकली उसको इंप्रूव करा जाएगा, इमोशनली उसको मजबूत बनाया जाएगा, इंटेलेक्चुअली उसको करा जाएगा इंप्रूव, सोशली स्पिरिचुअली, ये आपके जो 5 पैरामीटर्स हैं इन डायमेंशंस में क्या करा जाएगा, इनको इंप्रूव करा जाएगा। तो फिजिकल की बात करूँ तो मैं उसको हेल्दी रखा जाएगा। ठीक है, उसकी फूड्स जो मिड डे मील्स वगैरह चल रही हैं तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। फिर इमोशनली इंटेलिजेंस बना जाएगा कि भावुकता में हर डिसीजन नहीं लेने, तो मतलब उसके इमोशनल को भी डेवलप करा जाएगा। ठीक है, इमोशनल फैक्टर्स को भी डेवलप करा जाएगा। ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल बनाया जाएगा। इंटेलेक्चुअल कैसे बनाया जाएगा भाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपने कुछ भी पढ़ा है तो उसकी एक्टिव रिकॉल करो, ये नहीं कि बस पढ़ लिया और रख दिया। फिर कॉपी किताब बंद करो और थोड़ा अकेले बैठो और सोचो, उसे रिकॉल करो। ठीक है, तभी वो चीज़ें आपको क्या होंगी, याद आएंगी। जितनी याद नहीं आएंगी उसको रिवाइज कर लो आप। ठीक है, तो ईजी याद हो जाए। फिर आती है हमारी इंटेलेक्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये हो गया। अब सोशली इसको भी मजबूत करा जाएगा, उसके बिहेवियर, मैनर, सोशलिटियल रूल्स, बिहेवियर, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। स्पिरिचुअली उसको मजबूत करा जाएगा, जैसे आप योगा वगैरह कराते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम जो मतलब 5 ईयर्स का जो था, जिसमें 3 और 2 हमने क्या करा था, ईयर्स का सेग्रीगेशन करा था ना, तो उसमें एफएलएन की बात करी थी। तो वो क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, लिटरेसी भी इंप्रूव करोगे आप और न्यूमरेसी भी करोगे, मतलब जो मैथ्स वाली स्किल्स होती हैं, एप्टीट्यूड होता है, वो भी आप डेवलप करोगे। ठीक है, तो उसे कहा गया एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अब ये है क्या, ये इंश्योर करता है आपको बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ स्किल्स को, एसेंशियल फॉर यंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, इंप्रूव स्कूल रेडीनेस एंड लर्निंग आउटकम्स एंड प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स एंड रिपीटिशन। तो इसका काम क्या है ना, ये आपको रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ स्किल्स पे काम करेगा। ये यंग चिल्ड्रंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंप्रूव करता है क्या, स्कूल रेडीनेस एंड लर्निंग आउटकम्स, मतलब ये लर्निंग आउटकम्स पे भी ध्यान देता है। ये नहीं कि टीचर आया क्लास में और पढ़ा के चला गया और आपके जो आउटकम आ रहा है उसका पता ही नहीं है उसको। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। फिर ड्रॉप आउट्स को रोकना है, मतलब जितने लोग स्कूल छोड़ देते हैं तो उसको भी उनको क्या करना है, उनको डिक्रीज करना है। फिर रिपीटेशंस, फिर इस पर भी ध्यान देना है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। अब जो ये एफएलएन है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो उसको हेल्प कौन करेगा, जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको, निपुण भारत, मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो ये पता होना चाहिए। अब निपुण करता क्या, तो ये हेल्प करता है आपका कि मानो कि ये तो पहले तो गवर्नमेंट का मिशन है। ठीक है, अब ये जो मिशन है इसमें इनका मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हर बच्चा है ना, हर बच्चा जो है वो क्या कर सके, वो एक तो रीड कर सके, राइट कर सके और एक बेसिक मैथ भी कर सके। तो ये इस चीज़ में ध्यान देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फाउंडेशनल। ठीक है, तो इसीलिए ये किसको हेल्प करता है, एफएलएन को मदद करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है, ये इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट में स्टार्ट करा है। क्लियर हुआ, आगे बढ़। अब थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं हम किसका, जो हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है और जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है। तो ओल्ड में हम जानते हैं कि जो अभी मतलब जो बहुत से बच्चे अभी करके आए हैं, जो 2020 से पहले पास आउट हुए हैं स्कूल से। ठीक है, तो उनको पता होगा कि 10+2 चलता था, हायर एजुकेशन हमारी 2 ईयर्स की, और ये आपका हो गया क्या, स्कूलिंग 10 ईयर्स की। ठीक है, हायर सेकेंडरी मतलब 10th क्लास तक +2, 12th 11th एंड 12th। क्लियर, तो बट अभी का सिस्टम क्या कर दिया गया, अभी करा गया 5 3 3 3 +4। तो ये सारी चीज़ों को करा गया, ये इंपॉर्टेंट है नाम जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको याद रखना, ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर मेमोरी पावर, थ्योरेटिकल नॉलेज, तो जो हमारे सिस्टम में दी जाती थी आपको पता होगा कि थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी बस हो गया, टीचर आया पढ़ाया और चला गया, समझाया। ठीक है, ज्ञान दे दिया। प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता था, बट अब जो फोकस करा जाता है वो एज अप्रोप्रिएट एज पे सर्टेन चीज़ों को फोकस करा जाएगा, जैसे कि इन स्टेजेस पे है प्रैक्टिकल एंड होलिस्टिक लर्निंग करी जाएगी। मतलब होलिस्टिक मतलब हो गया हर डायमेंशन से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा इंडिविजुअल का, जैसे कि फिजिकली भी उसको देखा जाएगा, इमोशनली भी देखा जाएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअली भी देखा जाएगा, सोशली भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरीके से होलिस्टिक उसका डेवलपमेंट होगा। फिर आप बात करते हैं एग्जाम्स की। तो एग्जाम जो होते थे वो रोट लर्निंग बेस्ड होते थे कि भाई कितना रटा है आप लिख के और आ जाओ। नो प्रैक्टिकल लर्निंग, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता था, तो ये काफ़ी चीज़ें डिक्रीज हुई। फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बेस्ड असेसमेंट होगा, आपको ऐसा होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बेस्ड कि आपने क्या सीखा। ठीक है, और फिर अब स्ट्रेंथन की बात करूँ कैसे मजबूत करता है, लेस क्रिटिकल थिंकिंग। उस टाइम पे भाई इतनी लेस, सही बात है, जो 90s से लेकर 2000 तक के बच्चे हैं उसके बाद जो उन्होंने स्कूलिंग करी है तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लैग देखने को मिलती हैं। बट अब जो फोकस करा जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, मॉडर्न स्किल्स, कोडिंग वगैरह, पहले थी कोडिंग वगैरह नहीं थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेट इनकलकेट करने की बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, बट अभी तो चाइना तो बहुत आगे निकल गया, चाइना तो ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट भी बहुत पहले ही कर दी थी। बट वही है ना, जब जागो तब सवेरा, बट ये प्रैक्टिकली
ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को इन चीज़ों में अपग्रेड रहना चाहिए। ठीक है, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं आती हैं। ठीक है, इस सिस्टम से जो रोट लर्निंग है ना, इस सिस्टम से क्या हुआ है, इस सिस्टम से हमारी सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी हो गई है, वो डिक्रीज़ हो गए हैं। अब क्या करते हैं भाई, बस ज़्यादातर जो स्कूल थे ना हमारे, वो क्या डेवलप कर रहे हैं, लेबर डेवलप कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो कैपिटलिस्ट है ना और जो पावर में है, तो वो बेसिकली लेबर ही डेवलप कर रहे हैं। किसके लिए, मतलब जो बच्चा स्कूल जा रहा है उनके लिए एक नई लेबर तैयार हो रही है। ये सिंपल सी बात है, कार्ल मार्क्स ने कही थी। ठीक है, फिर पिलर्स ऑफ एनईपी, पिलर्स क्या है एनईपी के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। तो एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए कि सबके लिए एजुकेशन क्या हो, एक्सेस हो, अवेलेबल हो। ठीक है, इक्वलिटी, इक्विटी की बात करी, मतलब इक्वालिटी सबको ही मिले, ये नहीं कि किसी को कुछ एजुकेशन मिल रही है, किसी को कुछ मिल रही है। क्वालिटी की बात करी, पहले क्या थी, रोट लर्निंग थी, अब क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। अफोर्डेबिलिटी, मतलब ये नहीं कि भाई 5,000 फीस एक जगह, 10,000 एक जगह, और एक बंदा अफोर्ड कर पा रहा है, एक बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या हुआ, अफोर्डेबिलिटी। तो ये चीज़ भी ध्यान दी जाएगी कि दोनों लोग जो है अफोर्ड कर सकें। अगर ए बंदा है वो अफोर्ड कर सकता है, बी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इस चीज़ पे हमें फोकस नहीं करना, हमें क्या लेके आना है, अफोर्डेबिलिटी लेके आनी है, ताकि दोनों लोग क्या कर सकें, अफोर्ड कर सकें। अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की बात होगी, भाई आपने ये काम करा है, आपको ये काम दिया गया था तो आपने करा है, इसको नहीं करा है, या फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि क्यों नहीं हुआ है, तो वो होता है जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी। क्लियर। तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन चीज़ों पे कौन डेवलप कर रहा है, हमारे पिलर्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF, ठीक है, ये कौन गवर्न करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में। तो रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रिसर्चर, ये क्या करते हैं, ये इसको गवर्न करते हैं, किसको, NRF को, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को। फिर NEP 1986 की हमने बात करी थी, ऑटोनॉमस कॉलेज की, ठीक है, जिसको रिप्लेस करके लेके आए हैं अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस की। फिर इनोवेशन सेल क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इनोवेशन सेल किसने डेवलप करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2018 में, जहाँ पे हम इनोवेशंस पे ध्यान देते हैं। अब ये कौन ध्यान देता है, वो AICTE देता है। अब AICTE क्या होता है, ये एक स्टेचुरी बॉडी है, ये एपेक्स बॉडी है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। ये स्वयं को भी ध्यान देती है, स्वयं को भी हेल्प करती है, स्वयं इसको हेल्प करता है, ताकि नेशनल कोऑर्डिनेटर है कौन, AICTE स्वयं का। ठीक है, जिसमें हम सेल्फ पेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। क्लियर हुआ। तो इनोवेशन सेल कौन ने डेवलप करा, एस्टेब्लिश करा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है 2018 में। AICTE जो है, AICTE में दिल्ली में। ठीक है, अब AICTE की बात करूं, AICTE की बात करूं, तो 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फाउंड हुई थी, और स्टैच्यूटरी बॉडी बनी 1987 में। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि AICTE क्या है, तो ये एक एपेक्स बॉडी है जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन को ध्यान रखती है। अब ये नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है, किसकी, स्वयं की। स्वयं का क्या काम होता है, स्वयं का काम होता है सेल्फ प्लेस लर्निंग की। ठीक है, ये ऐसे ही आप PYQ को पढ़ते हो, आपने एक कॉन्सेप्ट लिया, उससे आप सारी चीज़ें पढ़ गए, तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। अभी टाइम नहीं था इसलिए इस बार ऐसे पढ़ाया नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, होप आपका तो हो ही जाएगा इस बार। ठीक है, HEGC, अब HEGC क्या होता है, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ही अंतर्गत आती हैं सारे इंस्टीट्यूट, इन सबके सर्टेन रोल्स हैं। ठीक है, वो रोल्स हम देख लेते हैं, इनके नाम में ही है वो निहित। ठीक है, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, तो ग्रांट आ गया, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, तो ये फाइनेंस पे ध्यान देगा, जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे उनके फाइनेंस को देखेगा। फिर GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जनरल मतलब लर्निंग आउटकम्स फॉर देखेगा, किसके, हायर एजुकेशंस के। फिर NAC क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब ये किस पे ध्यान देगा, ये ध्यान देगा जो बेसिक स्टैंडर्ड्स, पब्लिक डिस्क्लोजर्स होंगे, गुड गवर्नेंस होगी, तो जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी इस तरह की जिसमें बेसिक स्टैंडर्ड्स पे ध्यान देना है, पब्लिक डिस्क्लोजर, गुड गवर्नेंस पे, तो ये सारी चीज़ें NAC ध्यान देगा। फिर आता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, हायर एजुकेशन की रेगुलेट करेगा, कौन करेगा, NHERC। ठीक है, यही इसकी सब्सिडरी बॉडी है। ठीक है, रेगुलेट फॉर हायर एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन के पे भी ध्यान देगा, बट नॉट फॉर मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपसे MCQ में पूछ लेगा कि ये सारे एजुकेशन पे ध्यान देता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन पे ये रेगुलेट नहीं करता है, अदर देन दैट वो सब पे ही रेगुलेट करता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ता है। फिर कोठारी कमीशन पे भी क्वेश्चन आए थे जो 1964 में आई थी। ठीक है, उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला का दिया था, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल एंड मदर लैंग्वेज पे जो है फोकस करना चाहिए हम लोगों को। ये किसने सबसे पहले बोला था, वो बोला था कोठारी कमीशन ने, जो कब आई थी, 1964 में। फिर ABC तो मैंने आपको समझा ही दिया, एक्रेडिट बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको समझाया था डिटेल में। फिर स्वयं की बात करते हैं, स्वयं भी मैंने आपको बता दिया, सम कोर्सेज आज क्रेडिटेबल, मतलब ये इसी के अंदर है कि इसमें कुछ कोर्सेज अगर आप करोगे तो आप क्रेडिट भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं है। फिर है एक मीम क्या होता है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। ठीक है,
मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम, मतलब एक बच्चे ने, जैसे मैंने रवि का एग्जांपल दिया था, तो रवि ने क्या करा, 1 साल में बीए करा और उसके बाद क्या करा, ड्रॉप आउट ले लिया। अब वो ड्रॉप आउट ले लिया तो बाकी के उसके 2 साल से अभी नहीं पढ़ने थे, तो वो अपने क्रेडिट किस में जमा कर देगा, वो एबीसी में जमा कर देगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा कर देगा। अब उसके मानो कि जो 1 साल पढ़ा उसके पास 40 क्रेडिट थे, अब उसने 3 साल में फिर पढ़ाई चालू करी, तो वो अपने क्रेडिट उसको यूज़ कर सकता है। अब उसको वो पढ़ाई शुरू से चालू नहीं करनी है, अब वो क्या करेगा, वो इतना कोर्स सेकंड ईयर से ही ज्वाइन कर लेगा और अपना बीए का कोर्स कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। तो मतलब आप 1 साल इसमें कैसे हो गया, जैसे मानो 1 साल यहाँ पढ़ा फिर छोड़ दी उसने पढ़ाई, फिर दूसरी साल यहाँ पढ़ा फिर छोड़ दी पढ़ाई, तो ये क्रेडिट दोनों यहाँ ऐड हो जाएंगे, फिर वो तीसरा साल भी कवर कर सकता है। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। अब क्वेश्चन भी आता है परख बाय एनईपी। परख क्या होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इससे ही आप समझ लो, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका जो एक्रोनियम वो याद रखना परख का, वो क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, मतलब परफॉर्मेंस का असेसमेंट कर रहा है, रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट सारा पूरा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मानव विकास का, इंडिविजुअल का, जो भी स्कूल से कॉलेजेस में पढ़ रहा है। ठीक है, उसके लिए इनिशिएटिव आया परख, ये एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बताया गया। फिर बात आती है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, NCFAE। ठीक है, ये अचीव 100% लिटरेसी, इसलिए डेवलप करा था, किसने करा था, NCERT ने। कौन सा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, 100% लिटरेसी लेके आने की बात करी थी। ठीक है, ये किसके अंतर्गत काम करता है, ये कौन लेके आया था, किसने स्टैब्लिश करा था, इसको स्टैब्लिश करा था NCERT ने। फिर रिलेवेंट फॉर वैल्यू बेस्ड लर्निंग, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारा जो NCFAE है एडल्ट एजुकेशन वाला, ये वैल्यू बेस्ड लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंप्लीमेंट करता है किस चीज़ को, NIL, नेशनल इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम को। ठीक है, क्लियर। फिर आता है आपका NCTE कौन सा होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, रेगुलेट करती है जो बीएड और एमएड वाले कोर्सेज होते हैं। कौन सी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी। फिर आता है आपका NIEPA क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये इसकी किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही अंतर्गत आता है। कौन सा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये पार्ट देखेगा। ठीक है, तो ये फोकस करता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया। तो ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, साउथ एशिया में भी ध्यान देता है। कौन सा, NIEPA। ठीक है, अब ये इस्टेब्लिश हुआ था, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इसको यूनेस्को की हेल्प से करा था। ठीक है, क्लियर। ठीक है, फिर आता है हमारे कुछ और PYQ फैक्ट्स हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं कि 1957 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। यूनिवर्सिटी को रिकमेंडेशन फ्रॉम वुड एजुकेशन डिस्पैच से लिया गया था। ठीक है, जो 1857 वाली थी। अब 1857 में हमारे यूनिवर्सिटी कुछ जो है गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करी थी, वो 3 यूनिवर्सिटी थी। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ऑप्शन में दिल्ली डाल रखा था। ठीक है, तो वो दिल्ली वाला रॉन्ग था, क्योंकि दिल्ली जो यूनिवर्सिटी बनी वो 1922 में बनी थी। ठीक है, बट 1857 में 1857 में कौन सी बनी थी, वो 3 यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। अगर किसी ने अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ी तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे मेन 3 प्रिंसली स्टेट इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे जो ब्रिटिश के ड्यूरेशन पे थे, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इन तीनों में ही उन्होंने क्या है, यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करा था। दिल्ली जो है बनी थी 1922 में। फिर बात करते हैं कुछ और यूनिवर्सिटी बनी थी, जैसे JNU वो 1969 में बनी। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी थी 1887 में, और 1922 में हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी थी। फिर कुछ और इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि ICPR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। ये देखो, ये मैं वो बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन PYQ में आ चुके हैं, तो ये आपको इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए। ICPR क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, ये 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। ठीक है, ये 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये इंस्टीट्यूट है हमारा ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज एंड रिसर्च, ये 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये किस पे काम करता है, किसके लिए, सोशल साइंसेस वाले टॉपिक्स की रिसर्च पे ये हेल्प करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च। फिर आता है NUEPA। ठीक है, NUPA। अच्छा, मैंने जो यहाँ बताया था ना आपको, इसमें कहाँ गया, हाँ नहीं, कहाँ गया, इधर नहीं, एक सेकेंड, वो था ये वाला। ओके, तो इसमें यूनेस्को नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, वो NEUPA का है, NIEPA का नहीं है, एजुकेशन प्लानिंग का। वो किसका है, यूनिवर्सिटी के लिए है। किसके लिए है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें इसको ये यूनेस्को की मदद से हुआ था। फिर इनको 1962 में इस्टेब्लिश करा था इस इंस्टीट्यूट को। फिर इसको ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बट यूनिवर्सिटी नहीं है, इट इज़ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इसको ये भी याद रखना, यूनेस्को 1962 एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है।
फिर मैंने आपको ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट समझा दिया था। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।